नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया है। 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान रही। आइए अब देखते हैं बजट 2014 की क्या है खास चीजें और आपके जीवन पर इसका क्या रहेगा प्रभाव। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। वहीं अगर बात करें पुराने टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम भी टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों की कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 चीजों की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन और उनके चार्जर, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर प्लेट्स, फिश फीड और सोना चांदी जैसी चीजें शामिल है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। अब अगर बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो सरकार ने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी स्कीम में EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी के बराबर राशि, जो 15,000 रुपए ज्यादा नहीं हो सकती, 3 किस्तों में ट्रांसफर करेगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को उनके EPFO कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। इसके अलावा एम्प्लॉयर स्कीम के तहत सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय पर EPFO योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं किसान की, तो सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल ये 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। वहीं किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई और किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ये 6,000 रुपए ही रहेगी, हालांकि इसकी 8,000 होने की उम्मीद थी। अब अगर बात करें युवाओं और रोजगार की, तो वहीं युवाओं और रोजगार के लिए सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिस योजना के तहत इसमें हर महीने 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। वहीं खुद का रोजगार करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सरकार ने मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता था, अब 20 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PM मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए, किशोर लोन के तहत 5 लाख रुपए और तरुण लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, जिसकी सीमा अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं बजट में महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनाएगी। हालांकि देखा जाए तो देश में महिलाओं की स्थिति और संख्या के लिहाज से यह बहुत कम है। वैसे भी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। वहीं इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में भी कॉरिडोर को डेवलप करने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने एंजल टैक्स खत्म कर दिया है, जिससे स्टार्टअप को टैक्स से राहत मिलेगी। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस कंपनी को एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। बता दें कि आमतौर पर एंजल स्टार्टअप कंपनियों पर लगता था, अब उन्हें कोई इन्वेस्ट नहीं करता था। वहीं इस बजट में सरकार ने फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT 0.0125% से घटाकर 0.02% कर दिया है और ऑप्शन ट्रांजैक्शन टैक्स पर 0.062% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि F&O के छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। वहीं सरकार ने अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए बजट में कुछ खास चीजों का इंतजाम किया है, जिसमें बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल 2 लेन पुल का डेवलपमेंट है। इसके साथ ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा, जो बिहार क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। बिहार के साथ साथ सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ की रुपए की स्पेशल पैकेज की घोषणा की है, जो कि इसी वित्तीय वर्ष में जारी कर दिया जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। वहीं इसके अलावा विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओरवाकल और हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा।
इसके बाद ही एक हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। इसके अलावा रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा की गई है। अब अगर बात करें डिफेंस की, तो सरकार ने डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए से 1.67 लाख करोड़ रुपए कम है। एलोकेटेड बजट में से 1.72 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्विजिशन के लिए है। यह डिफेंस का बजट 28% है। वहीं 92,088 करोड़ रुपए आर्म्ड फोर्स के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है। अब अगर बात करें आमजन की, तो वहीं सरकार ने आमजन के लिए पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री देने की योजना का ऐलान किया है। अंतरिम बजट में भी इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। साथ ही इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। इसके साथ साथ वहीं पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवार को घर बनाए जाएंगे। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोरमेट्री स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी। अब अगर बात करें शेयर बाजार में रुचि रखने वालों के लिए, तो वहीं शेयर बाजार में रुचि रखने वालों को बजट से केवल निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि बजट में सरकार ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान भी कर दिया गया है। मगर अगर देखें अच्छी खबर के नाम पर सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच सरकार ने स्टूडेंट का खास ख्याल रखते हुए इस बजट में स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए देश भर की संस्थाओं में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की घोषणा की है, जिसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। वहीं इस लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। अब अगर बात करें पिछड़े हुए आदिवासी समुदायों की, तो वहीं सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गाँवों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। वहीं इस योजना में 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनाने का काम इस योजना के चौथे चरण में शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं अपने बजट में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। नई लिमिट प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। बता दें कि एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल है, फिर भी आजकल कई कंपनियां एनपीएस फैसिलिटी देती है ताकि वे खुद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36, 1 और 4 के तहत टैक्स बेनिफिट ले सके। वहीं इस बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जो कि अंतरिम बजट के समान राशि है। वहीं सरकार ने बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मोड पर ई कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाने की बात भी कही है। इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सरकार ने बजट में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10 कर दिया है। बता दें कि ऑनलाइन सामान या सर्विसेज बेचने वाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। इस योजना में नाबालिग को लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। हालांकि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है, लेकिन स्वास्थ्य को इनमें जगह नहीं मिली है। ये बात अलग है कि सरकार ने कैंसर की 3 अहम दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। अब इन दवाओं के आयात पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से कैंसर का इलाज सस्ता होगा। और इसके अलावा वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल खोलने की भी बात कही है। हालांकि इस बजट में आयुष्मान भारत में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। ये था आज का हमारा कार्यक्रम बजट स्पेशल। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।